प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष में मांग की लोच कैसे मापा जाए, मांग की लोच को मापने की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। इस विधि से पूर्व हम मांग की लोच मापने की 3 विधि, प्रतिशत विधि, कुल व्यय विधि और बिंदु लोच विधि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मांग की लोच मापने की लास्ट मेथड जो है चाप लोच विधि, जो चौथा मेथड है चाप लोच विधि या आर्क इलास्टिक मेथड जिसको कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। चाप लोच विधि में मांग की लोच को कैसे मापा जाए, इसके बारे में आज हम समझेंगे। बिंदु लोच विधि हमने इससे पूर्व पढ़ी थी। बिंदु लोच विधि के अंतर्गत हम मांग वक्र या मांग रेखा के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच को मापते हैं या मांग की लोच को ज्ञात करते हैं। लेकिन चाप लोच विधि के अंतर्गत हम मांग वक्र या मांग रेखा के दो बिंदु लेंगे। हम 2 बिंदुओं का चयन करेंगे। 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु पर जब लोच ज्ञात करते हैं या लोच ज्ञात की जाती है, उसको हम चाप लोच विधि कहते हैं। अतः चाप लोच विधि ये बताती है कि मांग वक्र या मांग रेखा के 2 बिंदुओं के मध्य जब लोच ज्ञात की जाती है तो उस मेथड को हम चाप लोच विधि मेथड या चाप लोच विधि कहते हैं। चाप लोच विधि का एक नाम ये भी है मध्य बिंदु लोच विधि। इस विधि को हम मध्य बिंदु लोच विधि भी कहते हैं, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत हम मांग वक्र के 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु पर मांग की लोच निकालते हैं। इसलिए चाप लोच विधि को हम मध्य बिंदु लोच विधि के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ एक रेखा चित्र से हम समझ सकते हैं। देखें, एक रेखा चित्र बनाएंगे, मांग रेखा या मांग वक्र बनाकर हम इसको बताएंगे। देखें, ये क्लियर हो जाएगा इस स्थिति में। या हम ओ एक्स पर वस्तु की मांग मात्रा को ले रहे हैं और ओ वाई पर वस्तु की कीमत को लिया है। ये ए और बी एक मांग रेखा है। ए और बी क्या है? एक मांग रेखा है। अब यदि इस ए और बी मांग रेखा में अगर हम एच बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करते हैं, तब हमें बिंदु लोच विधि का उपयोग करना होगा, क्योंकि बिंदु लोच विधि के अंतर्गत मांग वक्र पर स्थित किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। उसके लिए बिंदु लोच विधि का उपयोग किया जाता है। लेकिन चाप लोच विधि या मध्य बिंदु लोच विधि का उपयोग कब करते हैं हम? जब हमें जैसे एक बिंदु और हम डालें M, बिंदु H और बिंदु N, 2 बिंदु हम ले रहे हैं H और N। इन 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु पर अगर मांग की लोच हमें ज्ञात करनी हो, तब चाप लोच विधि का उपयोग किया जाता है। अतः इन 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु यह बनता है। या अगर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है ED, तब हम चाप लोच विधि का उपयोग करते हैं। तो ये बात विद्यार्थी क्लियर कर लें।
बिंदु लोच विधि जो हमने इससे पहले पढ़ी और चाप लोच विधि में मुख्य अंतर यही है कि बिंदु लोच विधि के अंतर्गत हम मांग वक्र या मांग रेखा के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करते हैं, जबकि चाप लोच विधि के अंतर्गत हम दो बिंदुओं के मध्य बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात करते हैं। दूसरा, हम जैसे भी बता सकते हैं, बिंदु लोच विधि का उपयोग तब होता है जब कीमत और मात्रा में बहुत ही कम परिवर्तन होता है या सूक्ष्म परिवर्तन होता है, जब बिंदु लोच विधि का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब कीमत और मांग मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन या बदलाव होता है, तब ऐसी स्थिति में दो बिंदुओं के मध्य बिंदु पर अगर हम मांग की लोच निकालना चाहते हैं, तब हमें चाप लोच विधि का उपयोग करना होगा, क्योंकि चाप लोच विधि के अंतर्गत हम मांग वक्र के दो बिंदुओं के मध्य बिंदु पर मांग की लोच निकालते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें चाप लोच विधि का उपयोग करना होगा। अब चाप लोच विधि में मांग की लोच कैसे ज्ञात की जाती है, मांग की लोच कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक चाप लोच विधि में मांग की लोच ज्ञात करने का सूत्र दिया है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू फर्स्ट प्लस क्यू टू भाग 2, भाग का निशान है डेल्टा पी फर्स्ट प्लस पी टू अपॉन 2। विद्यार्थियों यहाँ एक बात ध्यान रखें, चाप लोच विधि के अंतर्गत जब हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं, तब हम मांग में परिवर्तन तो लेते ही हैं, लेकिन साथ में हमें मांग मात्रा का मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। मांग मात्रा का मध्य बिंदु कैसे निकाला जाएगा, उसका सूत्र यहाँ पर दे रखा है। ये नीचे जो हमने दिया है क्यू फर्स्ट प्लस क्यू टू भाग 2, इसको हम कहते हैं मांग मात्रा का मध्य बिंदु। अर्थात पुरानी मांग यानी क्यू फर्स्ट प्लस नई मांग यानी क्यू टू अपॉन 2, जब हम दो का भाग लगा देते हैं पुरानी मांग और नई मांग को जोड़कर, तो उसको हम मांग मात्रा का मध्य बिंदु कहते हैं। और इस स्थिति को हम औसत मांग मात्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि पुरानी मांग और नई मांग जोड़कर जब हमने दो का भाग लगाया है तो ये औसत निकल रहा है, इसलिए हम इस चीज को औसत मांग मात्रा भी कह सकते हैं। इस तरह हमने मांग मात्रा का मध्य बिंदु निकाला है, उसी तरह हम इस विधि में हमें वस्तु की कीमत का भी मध्य बिंदु निकालना होगा। तो वस्तु की कीमत का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पुरानी कीमत लेते हैं पी फर्स्ट प्लस नई कीमत लेते हैं पी टू, उसमें भाग लगाते हैं 2 का। तो ये स्थिति हमें कीमत का मध्य बिंदु को दर्शाती है। जैसे फॉर्मूले में हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए कीमत का मध्य पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट ऑफ प्राइस हमें ज्ञात करने के लिए पी फर्स्ट प्लस पी टू अपॉन 2, ये कहलाता है कीमत का मध्य बिंदु, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं औसत कीमत भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये बात क्लियर कर लें हम कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये क्या है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब है मांग मात्रा में परिवर्तन कैसे निकलेगा, मांग मात्रा में परिवर्तन फॉर्मूला है मांग मात्रा में परिवर्तन निकालने के लिए Q2 माइनस Q1। Q2 है नई मांग मात्रा, Q फर्स्ट का मतलब है पुरानी मांग मात्रा, जैसे हमने लिखा है Q फर्स्ट पुरानी मांग मात्रा, Q2 पुरानी मांग मात्रा में नई मांग मात्रा में पुरानी मांग मात्रा को यदि घटा दिया जाए तो मांग में परिवर्तन निकल जाता है। और इसके बाद हम इसको लेते हैं Q फर्स्ट प्लस Q2 और इसमें हमने 2 का भाग दिया है। ये चीज हमें दर्शा रही है मांग मात्रा का मध्य बिंदु, मांग मात्रा का मध्य बिंदु। इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, मांग मात्रा का मध्य बिंदु, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं औसत मांग मात्रा। औसत मांग मात्रा को बता रही है स्थिति। इसी तरह डेल्टा पी का मतलब है वस्तु की कीमत में परिवर्तन। डेल्टा पी का मतलब है
कीमत में परिवर्तन कैसे निकलता है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन डेल्टा पी इक्वल टू होता है P2 माइनस P1, यानी नई कीमत में पुरानी कीमत को घटा दिया गया नई कीमत में से, तो डेल्टा पी या कीमत में बदलाव प्राप्त हो जाता है। डेल्टा का मतलब होता है, जो डेल्टा सिंबल है इसका मतलब होता है परिवर्तन। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। अब देखिए P फर्स्ट प्लस P2 भाग 2 लेकर, यह कहलाता है कीमत का मध्य बिंदु। कीमत का मध्य बिंदु, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं औसत कीमत, इसको हम औसत कीमत भी कह सकते हैं। तो ये हमने जो वर्टिकल चीज पढ़े हैं, जैसे ये कैसे निकालते हैं डेल्टा क्यू, इसका क्या अर्थ हुआ, डेल्टा पी कैसे निकालते हैं और इसका क्या अर्थ हुआ, ये फॉर्मूले में जब हम रखते हैं तो ये अभी भाग का निशान है, इसको हम गुणे में बदलने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई में। तो ये पोर्शन तो वैसे ही रहेगा, जब भाग को हम गुणे में बदलते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और डेल्टा पी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या डेल्टा पी फर्स्ट नीचे की तरफ ले लिया और पी फर्स्ट जो नीचे की तरफ था ऊपर की तरफ चला गया, ये उल्टे हो जाते हैं और ये अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये पोर्शन बच रहा है डेल्टा क्यू फर्स्ट प्लस Q2 इनटू का निशान वैसे ही है और ऊपर का पोर्शन ये कैंसिल हो चुका है, तो ऊपर ये बच रहा है P फर्स्ट प्लस P2 और नीचे बच रहा है डेल्टा। अब हम इस सूत्र में इस चीज को इधर रख सकते हैं और इस चीज को इधर की तरफ रख सकते हैं। तो हमने जब इधर इनको शिफ्ट किया, डेल्टा पी को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा और इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा और फाइनली जो चाप लोच में मान की लोच कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में यदि हमें मान तालिका दे रखी है तो उसमें हम इस सूत्र की सहायता से 2 बिंदुओं के मध्य मान की लोच ज्ञात सरलता से कर सकते हैं। तो विद्यार्थी ये आज हमने चाप लोच विधि का अध्ययन किया। इससे पूर्व हम 3 मेथड पढ़ चुके थे, प्रतिशत विधि मान की लोच मापने की, कुल व्यय विधि मान की लोच मापने की और बिंदु लोच विधि मान की लोच को मापने की। दोबारा इन चारों मेथड को एक बार आप समझें। मान की लोच मापने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका मान की लोच मापने का प्रतिशत विधि है। इस विधि में हम कीमत और मान मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर मान की लोच को मापते हैं। दूसरा मेथड मान की लोच को मापने का है कुल व्यय विधि। इस विधि में हम कीमत और कुल व्यय के आधार पर मान की लोच को मापते हैं। आफ्टर देन थर्ड जो मेथड है, तीसरा जो तरीका है मान की लोच मापने की जो विधि है वो है बिंदु लोच विधि। इस विधि के अंतर्गत हम मान वक्र या मान रेखा के किसी भी बिंदु पर मान की लोच को हम ज्ञात करते हैं और जिस बिंदु पर मान की लोच ज्ञात करनी है या की जाती है तो उसका तरीका यह है, बिंदु के नीचे वाले भाग में बिंदु के ऊपर वाले हिस्सा या भाग को हम भाग दे दिया जाता है, या यूं कह सकते हैं मान वक्र के जिस बिंदु पर हम मान की लोच ज्ञात करने जा रहे हैं उस बिंदु के नीचे वाले हिस्से में बिंदु के ऊपर वाले हिस्से का भाग दिया जाता है और उसके आधार पर मान की लोच निकल जाती है। और लास्ट जो मेथड हमने आज पढ़ा है चाप लोच विधि, इसके अंतर्गत हम मान वक्र या मान रेखा के 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु पर मान की लोच हम निकालते हैं। तो मान की लोच कैसे निकाली जाएगी उसका सूत्र ये इस चाप लोच विधि में दिया गया है। इसमें हमने पढ़ा कैसे निकाली जाएगी। इसमें हम मान मात्रा का मध्य बिंदु निकालेंगे और कीमत का मध्य बिंदु निकाल कर मान की लोच को ज्ञात करेंगे। उम्मीद करता हूँ चारों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।